Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Mohammad Abid, M.Tech Structure. दोस्तों, जो हमारी वाटर टैंक की सीरीज़ चल रही है उसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको वाटर टैंक की मॉडलिंग सिखाई थी कि कैसे हम मॉडल बनाते हैं, कैसे स्टेड में मॉडल क्रिएट करते हैं और कैसे हम लोड को कैलकुलेट करते हैं और अप्लाई करते हैं अपने स्ट्रक्चर पे। लोड में मैंने सेल्फ वेट, सॉइल प्रेशर और वाटर प्रेशर इन तीनों को ही कैलकुलेट करके अप्लाई किया था। ठीक है, आज का हमारा जो पार्ट होने वाला है उसमें हम क्या क्या कवर करेंगे वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसमें हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कॉम्बिनेशन बनाने के बाद इसे फाइनल रन करेंगे। रन करने के बाद हमारा मूवमेंट और शेयर, इन दोनों मूवमेंट और शेयर को हम चेक करेंगे वॉल्स में और फुटिंग में, दोनों ही में। ठीक है, चेक करने के बाद उससे फिर रेनफोर्समेंट फाइंड आउट करेंगे। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो फर्स्ट जो पार्ट था उसमें उम्मीद करता हूँ कि आपको वो पूरा पार्ट समझ आ गया होगा, क्योंकि मुझे कोई ऐसी कमेंट्स नहीं मिली हैं जिससे मुझे जिसमें उसमें कुछ डाउट्स मुझसे पूछे गए हों। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट में अगर आपके कोई डाउट रह जाता है फिर भी, तो आप वो मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। और जो मेरा टेलीग्राम पे चैनल है, मैं लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे भी काफ़ी वहाँ पर काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं जो कि आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उसका रिप्लाई भी करते हैं। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम रहा करे तो आप वहाँ से जो है वो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल आपका रहता है, आप वहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा एक स्ट्रक्चर था जो हमने बनाया हुआ था वाटर टैंक का। बेसिकली ये वाटर टैंक हमारा यूजी टैंक है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, जो कि इंडस्ट्रियल में काम होता है। तो मैंने इसकी हाइट भी अच्छा खासी ले रखी है। ठीक है, और ये कुछ ऐसा मॉडल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं आपकी थिकनेस की बात करता हूँ तो मैं वो आपको रिवाइज करा देता हूँ। 800 mm मैंने इसकी फाउंडेशन ली थी, हालांकि ज़्यादा ही ले ली है, और 300 mm मैंने इसकी वॉल की थिकनेस ली थी। ठीक है, जो ये रिटेनिंग वॉल है। उसके बाद अगर मैं लोड की बात करता हूँ तो लोड भी मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन मैंने एक्सेल में किया था, आपको मैंने अच्छे से बताया था फर्स्ट पार्ट में। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप फर्स्ट पार्ट देखिए, फिर आप सेकंड पार्ट देखिएगा, तभी आपको ये पूरा टॉपिक जो है वो समझ आएगा, पूरा टॉपिक आपको क्लियर होगा। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ सेल्फ वेट की, तो सबसे पहले डेड लोड में मैंने सेल्फ वेट लिया है, और आपको बताया भी था कि अगर आपका सेल्फ वेट जो आपका डेड लोड है वो अगर आपका स्लैब भी है वाटर टैंक के ऊपर, क्योंकि यूजी टैंक दो तरह के होते हैं, ओपन भी होते हैं और इसके ऊपर स्लैब भी होता है। तो अगर स्लैब है तो स्लैब का लोड भी आप लगाएंगे। स्लैब का लोड आपको यहाँ पर फ्लोर लोड कितना लगाना है, पहले आपको बीम बनाने हैं, छोटे 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 पॉइंट टू पॉइंट बीम बनाएंगे चारों साइड। ठीक है, और उस पर आप लोड लगाएंगे, क्योंकि प्लेट्स पे फ्लोर लोड नहीं लगता, इसलिए आपको वो जीरो डेंसिटी के बीम बना सकते हैं आप। ठीक है, और उसको जो है लोड अप्लाई कर सकते हैं। वाटर टैंक में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जितने भी हमारे वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उन स्ट्रक्चर्स में क्या होता है फ्रेंड्स, कि वो उसमें आपको क्रैक विड्थ चेक करनी पड़ती है। ठीक है, क्रैक विड्थ चेक करनी पड़ती है। तो क्रैक विड्थ कैसे चेक करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक नया वीडियो लेकर आऊँ उस पर, तो मैं क्रैक विड्थ से रिलेटेड भी वीडियो लेकर आऊँगा, लेकिन आपका इंटरेस्ट होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर आपका इंटरेस्ट है और मुझे 10 से ज़्यादा कमेंट मिलते हैं कि हाँ क्रैक विड्थ पे भी वीडियो लेके आओ, तो ही मैं क्रैक विड्थ पे वीडियो लेकर आऊँगा। यदि आप इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएंगे तो मैं वीडियो कैसे लेकर आऊँगा, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहता हूँ और मुझे टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो लेके आना होता है। क्योंकि आप जानते हो कि मेरा ऑफिस है, ऑफिस के बाद मैं अलग से फिर स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग की मैं क्लासेस लेता हूँ, जैसे कि स्टाइड प्रो, ईटैब, ऑटोकैड, ये मैं इनकी क्लासेस लेता हूँ। और उसके बाद जो मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, उसके बाद मैंने डेड लोड के बाद यहाँ पर सॉइल प्रेशर लिया हुआ है। मैं आपको यहाँ पर ये जो टूल होता है, इस टूल की मदद से मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कैसे हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। ठीक है, ट्रेपेजोइडल शेप में हम ये ट्रायंगुलर शेप में लगाते हैं। ठीक है, ऊपर मिनिमम होता है और नीचे हमारा मैक्सिमम होता है लोड। ठीक है, ये पहले प्रॉपर मैंने कैलकुलेट करके आपको फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ है। उसके अगर मैं नीचे जाता हूँ तो यहाँ पर आप देखते हैं वाटर प्रेशर, ये अंदर की साइड लगा हुआ है, क्योंकि वाटर अंदर होता है तो अंदर की साइड हमने यहाँ पर ये वाटर प्रेशर लिया हुआ है अंदर से। अब एक चीज़ और रह गई है जो नहीं रही नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो शो नहीं हो रहा है यहाँ पर, मैंने लास्ट टाइम लगाया हुआ था वो, आप देख रहे हो अंदर भी शो हो रहा है। यानी कि जो हमारी फुटिंग है, नीचे फाउंडेशन है, उस पर भी जो वर्टिकल लोड होगा वाटर का टैंक के अंदर, वो भी हमने लगाया हुआ है। यहाँ पर आप देखो 21.6, सॉरी ये सॉइल का हाँ ये सॉइल का है, नीचे है वाटर का। तो वाटर अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप ये देखोगे 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये देखिए जो आपका ब्लू कलर से शो हो गया, ये आपका वर्टिकल लोड है वाटर का। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल लोड है, लेटरल लोड है, वो आपका वॉल्स पे लगा हुआ है वाटर का ट्रेपेजोइडल शेप में। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर है। अगर इतनी चीज़ समझ आ गई कि लोड कैसे अप्लाई होता है, लोड कैसे कैलकुलेट होता है, मॉडल कैसे बनता है, तो आगे का प्रोसेस जो है वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा।
अब नेक्स्ट जो हमारा इसका टॉपिक है, आगे जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं वो कॉम्बिनेशन करने वाले हैं। कि कॉम्बिनेशन होते क्या हूँ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ज़्यादा डिटेल में बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। बस मैं एडिटर में जाता हूँ स्टेट के, और वहाँ पर जल्दी जल्दी फटाफट कॉम्बिनेशन बना लेता हूँ। अनफैक्टेड और फैक्टेड दोनों ही कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ परफॉर्म एनालाइज कैपिटल में, PERFORM, कैपिटल में ही लिखना है आपको, एनालाइज, परफॉर्म एनालाइज, ठीक है। परफॉर्म एनालाइज फिनिश से जस्ट ऊपर होना चाहिए, और परफॉर्म एनालाइज से ऊपर आपको कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो आपका जो लोड केस है, मैं आपको दिखा देता हूँ आपका लोड केस का नंबर हमने यहाँ पर क्या क्या लिए हुए हैं। आपका जो डेड लोड है वो 1 लिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो सॉइल है वो 2 लिया हुआ है, और उसके बाद जो वाटर है वो 3 लिया हुआ है। तो अब जो हम कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 3 के बाद अब 4 नंबर आता है हमारा, तो 4 से हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। 3 तक हमारा वो हो गया। इसमें एक चीज़ और है, हाँ, मैंने आपको शायद लास्ट वीडियो में बताया होगा पार्ट 1 में, कि यदि आप इस पर फायर टेंडर का लोड भी लगाना चाह रहे हैं, फायर टेंडर का लोड 2 तरह से लगता है। एक तो ये कि फायर टेंडर आपका मूव करेगा इस टैंक के ऊपर से, तो एक तो वो हो गया, ठीक है। उसमें क्या करना होगा, आपको कॉलम भी लेने होंगे यहाँ पर, और बीम्स देनी होंगी, ठीक है। अगर वो मूव कर रहा है आपके उस पर, तो आपके स्लैब पे लोड लगेगा, वो वर्टिकल लोड लगेगा। और एक ये कि फायर टेंडर का लोड आपको हॉरिजॉन्टली भी लेना होगा, यानी कि सरचार्ज उसे बोलते हैं, बेसिकली सरचार्ज बोलते हैं। सरचार्ज आपको यहाँ से एक अलग से लोड केस बनाना होगा, और उसमें सरचार्ज भी लगाना होगा आपको, ठीक है। वो सरचार्ज कैसे कैलकुलेट होता है, जितना भी आप फायर टेंडर का लोड ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर आप लोड ले रहे हैं, तो 15 मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे आप, 0.33। इसमें भी हम ये करते हैं ना, सॉइल लोड जो कैलकुलेट करते हैं कि CA गामा H, ये हमारा फॉर्मूला होता है। CA यानी कि फैक्टर होता है हमारा 0.33, और गामा यानी कि डेंसिटी ऑफ सॉइल, और H यानी हाइट। तो उसमें क्या करते हैं, हाइट नहीं लेनी है आपको, सिर्फ CA इंटू सी को मल्टीप्लाई करनी है आपको, जो भी आप फायर टेंडर का लोड दे रहे हैं 15, 20, 10, ठीक है, उसे मल्टीप्लाई कर देना है आपको। तो वैल्यूज अगर आप 15 से करते हैं 0.33 की मल्टीप्लाई, तो 5 आता है। तो 5 जो हम लगाएंगे तो ट्रेपेजोइडल में नहीं लगाएंगे, वो हम प्रॉपर लेटरल में लगाएंगे। जितना ऊपर लेंगे उतना ही नीचे लेंगे, यानी 5 ऊपर से नीचे तक इक्वल रहेगा, ठीक है। वो आप लोड प्लेट लोड लगाएंगे, आउटर लगाएंगे अलग से केस बना के एक, अगर आपके केस में फायर टेंडर का लोड आ रहा है तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए, ठीक है। तो एक चीज़ आपकी ये हो गई कवर इसमें। अब मैं कहाँ था, मैं यहाँ पर लोड कॉम्बिनेशन बना रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर 4 नंबर मैंने लिया, तो अब मैं कॉम्बिनेशन बनाता हूँ। डेड लोड तो यहाँ पर कैपिटल में लिखूंगा अपने समझने के लिए, DL शॉर्ट में लिख दिया मैंने, सॉरी, पहले मैं लिखूंगा कॉम, लोड कॉम, सबसे पहले लिखता हूँ लोड कॉम, ठीक है, COMB। सभी आपको कैपिटल में लिखना है, स्मॉल में लिखेंगे तो एरर आएगा। लोड कॉम, अब उसका क्या करना है, हमें नंबर देना है। नंबर क्या देना है मुझे, 4 नंबर, ठीक है। लोड कॉम 4। उसके बाद मुझे क्या लेना है, अब इस लोड कॉम्बिनेशन में मैं कौन कौन से लोड केस लेने वाला हूँ, तो मैं यहाँ बता देता हूँ। डेड लोड प्लस, डेड लोड के साथ में मैं क्या लेने वाला हूँ, सिर्फ डेड लोड के साथ में मैं अभी वाटर प्रेशर या सॉइल प्रेशर एक ले लेता हूँ। तो यहाँ पर डेड लोड प्लस करता हूँ, यहाँ पर प्लस सॉइल प्रेशर, S सॉइल P प्रेशर, ठीक है। डेड लोड ये अपने समझने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप फुल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर डेड लोड हमारा कितना है, यहाँ पर 1 लिया हुआ है हमने, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर उसका फैक्टर लिख लिया है 1, ठीक है। स्टैट प्रो को ये लाइन समझ में नहीं आएगी, ये लाइन हमने अपने समझने के लिए लिखी है, और ये लिखनी मस्ट भी है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो एरर देगा। यानी इसको हमने नाम बताया कि भाई तेरा नाम 4 है, जो लोड कॉम्बिनेशन है इसका नाम 4 हमने दिया हुआ है, और बताया हुआ है यहाँ पर कि हमने डेड लोड और सॉइल प्रेशर लेने वाले। क्योंकि होता क्या है कि जब आपका वाटर टैंक कास्ट हो रहा होता है, तो उस टाइम क्या है कि सिर्फ सॉइल प्रेशर ही लग रहा है। आपका कास्ट हो गया, जो हमारी सॉइल है वो हमने फिल कर दी, कॉम्पैक्ट कर दिया उसे चारों साइड से। तो अभी क्या है, सिर्फ सॉइल प्रेशर लग रहा है आपकी वॉल्स पे, ठीक है। लेटरल फोर्स के नाम पर आपका सॉइल प्रेशर लग रहा है, वाटर टैंक एम्प्टी है, यानी खाली है। एक कंडीशन क्या होगी कि सॉइल प्रेशर तो लग ही रहा है और वाटर टैंक भी आपका फुल है, तो ये दो कंडीशन अलग अलग हो जाती हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि जब आपका वाटर टैंक, कभी कभी क्या होता है, ये सिंगल वाटर टैंक है, इसमें सिर्फ एक ही टैंक है। होता क्या है कि हमारे बहुत सारे टैंक एक साथ भी होते हैं, यानी कि 3-4 टैंक आपस में कंबाइंड है, जुड़े हुए हैं। तो मैं यही बोलता हूं कि आपको अलग अलग लोड केस बनाने हैं हर एक वाटर टैंक का। वाटर प्रेशर का जो वाटर प्रेशर है उसका आप अलग अलग बनाइए, और जो सॉइल प्रेशर है उसका आप एक ही बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि सॉइल प्रेशर आपको चारों साइड से सेम ही लग रही है, वो आउटर पे लगेगी, अंदर नहीं लगेगी, ठीक है। वो इक्वल ही लगेगी, जब भी लगेगी वो सॉइल प्रेशर आपका इक्वल होगा। लेकिन जो वाटर है वो आपका हो सकता है कि टैंक 1 आपका एम्प्टी हो, फिलहाल टैंक 2 में वाटर भरा हुआ हो, ये टैंक 2 और 3 भरा हुआ हो, 4 और 1 एम्प्टी हो। तो इसलिए हमें अलग अलग केस बनाने होते हैं, और एक बार हमें एक एक वाटर टैंक को दिखाना होता है डेड के साथ में कि भाई डेड लोड प्लस वाटर टैंक
जो अपना डेड लोड प्लस जो आपका वाटर टैंक फुल है, भरा हुआ है, उसका लोड, ठीक है, सॉइल को हटा देना होता है। फिर एक बार सॉइल के साथ में लगाते हैं कि वाटर टैंक भी भरा हुआ है और सॉइल प्रेशर भी लग रहा है, यानी पानी का प्रेशर भी है और सॉइल का प्रेशर भी है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें जो है अलग अलग कॉम्बिनेशन केस बनाने हैं और इसी के अकॉर्डिंग फिर कॉम्बिनेशन भी बनाने हैं। तो मैं यहाँ पर फिलहाल डेड के साथ में पहले क्या लेने वाला हूँ, सॉइल प्रेशर लेने वाला हूँ, और फिर डेड के साथ में मैं क्या लूँगा, वाटर प्रेशर, और फिर तीसरा कॉम्बिनेशन जो लूँगा मैं उसमें डेड लोड, सॉइल प्रेशर प्लस वाटर प्रेशर, यानी टैंक भरा हुआ भी है और सॉइल प्रेशर भी लग रहा है। तो मैं ऐसे करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट नंबर जो हमारा फर्स्ट लोड केस है वो हमारा डेड लोड है। डेड लोड के साथ मैं यहाँ पर रखता हूँ वाटर प्रेशर। तो डेड लोड लिया मैंने 1 नंबर, और उसके बाद इसका फैक्टर लेता हूँ। फैक्टर कितना, 100%, 1.0, ठीक है, ये फैक्टर ले लिया मैंने। उसके बाद फिर सेकंड लोड केस मेरा कितना है, सॉइल प्रेशर मेरा कितना है वो मैं देख लेता हूँ यहाँ से। पहले मैंने सॉइल प्रेशर लिया या फिर वाटर प्रेशर लिया है, तो मेरे यहाँ पर सॉइल प्रेशर सेकंड नंबर है, तो यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ सेकंड नंबर सॉइल प्रेशर, उसके बाद उसका फैक्टर भी 1.0, ठीक है, यानी 100%, यानी ये अनफैक्टर्ड लोड कॉम्बिनेशन है। जब मैं फैक्टर लोड कॉम्बिनेशन बनाऊंगा तो यहाँ पर 100% की जगह उसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.5 से, यानी 1.5 गुना। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैं क्या करता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ कि लोड कॉम्बिनेशन LOAD लोड कॉम, और यहाँ 4 की जगह आपके 5 नाम दे देता हूँ। और अब क्या मैं लेता हूँ, डेड लोड प्लस, ठीक है, डेड लोड के साथ में क्या लेता हूँ, सॉइल प्रेशर की जगह वाटर प्रेशर, WP वाटर प्रेशर। अब मैं यहाँ पर लेता हूँ 1 डेड लोड 1.0 100%। अब मैं लेता हूँ 2 नहीं, आपके 3 लेना है मुझे, क्योंकि सॉइल प्रेशर की जगह मैंने वाटर प्रेशर ले लिया। 3 नंबर हमारा वाटर प्रेशर है लोड केस में, अगर आप देखेंगे 3 और उसका फैक्टर 1.0, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ले लिया। उसके बाद तीसरा कॉम्बिनेशन में बनाता हूँ LOAD लोड कॉम, आपके लेता हूँ मैं 5 की जगह 6, यानी 6। उसके बाद डेड लोड प्लस लाइव लोड, सॉरी, डेड लोड प्लस सॉइल प्रेशर SP, ठीक है, प्लस वाटर प्रेशर WP, यानी इसमें तीनों ही आ जाएंगे। तो डेड लोड 1.0, उसके बाद 2 1.0 यानी 100%, ठीक है, उसके बाद 3, उसके बाद फिर 1.0 स्पेस के बाद आपको एक एक स्पेस देना है, ध्यान रखना है, सिंगल स्पेस देना है आपको, सभी कैपिटल में लिखना है आपको, कोशिश ये करनी है, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर स्टार्स बना के, यानी मुझे गैप का पता लग जाए कि कहाँ से मेरे फैक्टर शुरू हो रहे हैं, और उसके बाद नीचे में पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरे फैक्टर हो जाएंगे दोस्तों नीचे वाले, ठीक है। 6 नंबर यहाँ तक आ गया, 7 नंबर मैं यहाँ से इसे चेंज करता हूँ क्योंकि मैंने कॉपी किया था, तो 7 नंबर आ गया ये मेरा, और नीचे वाले नंबर मेरा 8 आ गया, ठीक है, और उससे जस्ट नीचे वाले नंबर आ गया मेरा 9, ठीक है। तो 9 मेरे कहाँ से, 4 से लेके 9 तक मेरे जो है वो कॉम्बिनेशन बन गए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए मैंने कॉम्बिनेशन बना लिए हैं 4 से 6 और 7 से 9। 7 से 9 मेरे फैक्टर लोड कॉम्बिनेशन है। मैं यहाँ पर लिख भी सकता हूँ, ठीक है, अपने समझने के लिए, क्योंकि जितना हम अंदर लिखेंगे स्टेट प्रो में हमें बाद में हमें ही आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं फैक्टर्ड लोड कॉम्बिनेशन, ऊपर जो है वो अनफैक्टर्ड लोड कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जो मूवमेंट और शेयर लेना है हमें दोस्तों वो हमें फैक्टर से ही लेना है, लेकिन जो बेस प्रेशर चेक करना है वो अनफैक्टर का चेक करना है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे चेक करना है, ठीक है। मैंने सॉइल SBC आपको फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ था कि SBC क्या होती है, सॉइल बेरिंग कैपेसिटी हम कैसे इसमें प्रोवाइड करते हैं स्टड में, ठीक है, सपोर्ट्स में जो हमने प्रोवाइड की थी। तो फर्स्ट वीडियो आपने देखी होगी तो आपको ईजिली समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी फैक्टर थी, ये अनफैक्टर हो गया 7 8 9। अब इसे फैक्टर बनाएंगे तो 100% की जगह क्या कर देंगे, 1.5 कर देंगे सब जगह, 1 की जगह 1.5, यानी कि लोड हमने 1.5 गुना ले लिया है। लोड कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत क्यों होती है फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी कई वीडियोज़ में बताया है, क्योंकि हम अलग अलग लोड केस डिफाइन कराते हैं, और जब भी हम स्ट्रक्चर अप्लाई एनालाइज करते हैं तो स्टेट को बताते हैं कि अगर सेम टाइम पे सारे लोड अप्लाई हो रहे हैं तो उसका कॉम्बिनेशन हमें तो बनाया हुआ तो नहीं होता है, इसलिए हमें लोड कॉम्बिनेशन बनाना होता है कि भाई एक ही टाइम पे हमारे स्ट्रक्चर पे सॉइल प्रेशर भी अप्लाई हो रहा है, पानी के टैंक भी हमने फुल कर दिया है, ठीक है, भर दिया है, उसे फिल कर दिया है, तो वो भी प्रेशर लगेगा एक तरह से, ठीक है, और उसका सल्फेट तो है ही है, वो लगेगा ही। तो इसलिए हमें कॉम्बिनेशन बनाने की ज़रूरत होती है कि जितने भी हमारे लोड केस हैं, ठीक है, वो सारे एक ही जगह आ जाएं, एक ही साथ अप्लाई अगर हो रहे हैं तो वो हमारा क्रिटिकल बन जाता है, ठीक है। और जितने भी अंडरग्राउंड वो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें हमें अर्थक्वेक लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, ये चीज़ भी है। तो दोस्तों वैसे मैनुअली हम लोग इसे डिज़ाइन करते हैं, वाटर टैंक को बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन होता है, लेकिन अगर आप स्टेट प्रो में डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि मैं जनरली स्टेट प्रो से रिलेटेड ही वीडियोज़ अपने चैनल पर लेके आता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसे
अनफैक्टर बना लिए हैं, फैक्टर बना लिए हैं, और लास्ट में मैं क्या करूँगा, परफॉर्म एनालाइज कैपिटल में लिख दूंगा और फिनिश, ठीक है। और मैं इसे सेव करके कट कर दूंगा। देखता हूँ कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर है, मॉडल रन करता हूँ, अगर एरर होगी तो उसे रिमूव करेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरा मॉडल रन हो रहा है, कुछ ही देर में मॉडल रन हो जाएगा। जैसे ही मॉडल रन होता है उसके बाद हम इसका मूवमेंट और शेयर चेक करेंगे। देखिए 3 एरर्स यहाँ पर देखने को मिल जाता है। 3 एरर्स क्या है वो भी देख लें, ठीक है। आपको समझ आ जाएगा एरर्स कैसे रिमूव होती हैं, एरर्स किस तरह की होती हैं, क्योंकि एरर्स तो रैंडमली ही आती हैं। मैं आपको ऐसे बता नहीं सकते कि कौन कौन सी एरर हैं, कौन कौन कितने टाइप्स की एरर होती हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये एरर आप देख रहे हैं, ये एरर एक बार रिमूव करने की कोशिश करते हैं कि क्या एरर है, ठीक है। तो ये एरर आप देख रहे हैं यहाँ पर, एरर इन इनपुट डेटा फॉर लोड केस 3, यानी कि हमें पता लग गया, थोड़ा सा हिंट दे देता है स्टेट प्रो आउटपुट में कि आपकी जो एरर है वो कहाँ पर है। तो ये कह रहा है लोड केस 3 में। कभी कभी एरर ऐसी होती है कि समझ ही नहीं आती फ्रेंड्स, लेकिन कोशिश करते हैं हम, इनपुट में जाते हैं अपने स्टेट के, वहाँ पर देखते हैं कि लोड केस 3 में कुछ एरर बोल रहा है, तो लोड केस 3 में कुछ ना कुछ होगा एरर। यहाँ देखते हैं लोड केस 3 हमारा ये है, ठीक है। इसमें हम ध्यान से देखते हुए जाएंगे कि कोई एरर तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है जिसमें जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक होती है तब भी एरर देता है। स्पेलिंग एकदम बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एलिमेंट लोड, उसके बाद अगर मैं नीचे बढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ इसमें क्या एरर है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि छोटी सी एरर होती है। देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर कुछ दिया हुआ है -105, ये कुछ मिस्टेक है, क्या है मैं भी नहीं समझ पा रहा। हाँ सॉरी, ये मैं -10 इसको कर देता हूँ, जो सभी का -10 था, ये कुछ मिस्टेक हो गई थी मुझसे। आई थिंक कोई एक बटन भी प्रेस हो गया, अगर की मैंने माउस यहाँ पर रखा, ठीक है, और कीबोर्ड में मुझसे एक बटन प्रेस हो गया, तो ये 10 का क्या हो गया, 106 हो गया। तो थोड़ा इनपुट में जो है हमें थोड़ा सा आराम से काम करना होता है ताकि कोई एरर ना हो, क्योंकि छोटी सी एरर कभी कभी बहुत टाइम ले लेती है, बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। तो देखिए कैसे हमने यहाँ एरर दूर की, कैसे एरर, वो कलर भी चेंज कर दिया था उसने, कलर चेंज करके बता दिया था कि भाई यहाँ सभी 15 है, तो तुमने 150 या 6 जो भी है वो क्यों लिखा हुआ है, उसके आगे 6 क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। वो लोड का बिहेवियर ही चेंज हो गया हो, इसलिए स्टेट प्रो एरर देता। अगर स्टेट प्रो एरर ना दे फ्रेंड्स, तो हमारा मॉडल ही गलत हो जाए, है ना। हमारे मॉडल का जो रिजल्ट हमें मिलने वाला है वो हमें ठीक नहीं मिलेगा। हम सोचते हैं कि एरर ना ही हो तो अच्छा है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि एरर आ रही है तो ठीक है, आप उसे रिमूव तो कर सकते हैं। स्टेट प्रो आपको अलर्ट कर रहा है एरर के लिए। देखिए अब यहाँ पर 0 एरर है ना। तो छोटी सी एरर कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कैसे एरर को दूर किया, कौन कौन सी एरर आ सकती है, ये भी थोड़ा सा आपने यहाँ पर सीखने को मिला होगा, ठीक है। अब इसे कट कर देते हैं। अब हमारा मॉडल एकदम रेडी है। अब हम इससे शेयर और मूवमेंट चेक करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं फाउंडेशन की बात करता हूँ, क्योंकि हमें फाउंडेशन भी डिज़ाइन करने वाले हैं और वॉल भी डिज़ाइन करने वाले हैं। फाउंडेशन मैंने सिलेक्ट किया। फाउंडेशन सेलेक्ट करने के बाद मैं पोस्ट प्रोसेसिंग में जाऊँगा। पोस्ट प्रोसेसिंग में जाने के बाद मैं रिजल्ट में जाऊँगा, सॉरी रिपोर्ट में जाऊँगा। रिपोर्ट में जाने के बाद प्लेट रिजल्ट पे जाऊँगा और प्लेट स्ट्रेसेस पे क्लिक करूँगा। अब मैं यहाँ से मूवमेंट चेक करूँगा। मूवमेंट पहले एम एक्स करूँगा, फिर एम वाई करूँगा। एम एक्स डायरेक्शन का, फिर वाई डायरेक्शन का, ठीक है। एक्स डायरेक्शन यानी शॉर्टर डायरेक्शन, वही हमारा देखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। लोडिंग में जाएंगे। लोडिंग में मैं जितनी भी लोडिंग है वो यहाँ पर राइट से लेफ्ट ले आऊँगा, और जो फैक्टर्ड लोडिंग है, आप 7, 8, 9 आप देख रहे हैं, ये हमारी फैक्टर्ड थी, हमने बनाई थी, इसको मैं राइट से लेफ्ट ले आऊँगा, यानी सिलेक्टेड एरिया में ले आऊँगा। यानी जो मैं इसने स्ट्रेसेस चेक करने वाला हूँ वो फैक्टर्ड के लिए करने वाला हूँ, अपना मूवमेंट और शेयर फैक्टर के लिए चेक कर रहा हूँ, ठीक है। ओके कर देता हूँ यहाँ पर। अब आप देखेंगे एम एक्स की जो एम एक्स हम चेक कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर हमने एम एक्स सेलेक्ट किया था। बाकी आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ वही देखना है जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, वहाँ पर वही वैल्यू आपको ठीक मिलेगी। तो आप देख रहे हैं प्लेट नंबर 401 में आपको लोड केस 8, यानी कौन सा क्रिटिकल बन रहा है लोड केस, वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ। डेड लोड प्लस वाटर प्रेशर, ठीक है, ये आपका क्रिटिकल बना है। तो 8 में आपका क्या है, एम एक्स आपका जो है वो 44 है, ठीक है, 44 है। और अगर आप नीचे चलते हैं, पॉजिटिव 44 और निगेटिव देखते हैं आप तो 39 है। निगेटिव मतलब नीचे का, यानी कि 2 तरह के आपके मूवमेंट होते हैं। पहले मैं नोट कर लेता हूँ, नहीं हमें ध्यान नहीं रहेगा, 44 और 39, ठीक है। मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर एक्सेल ओपन कर लेता हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपको भी शो होता रहे, क्योंकि मैं नोटबुक में नोट करूँगा तो आपको शो नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं डिस्प्ले पे ही नोट कर लेता हूँ एम एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद कैलकुलेशन आगे करेंगे, कैसे हम नंबर ऑफ बार निकालेंगे फाइनली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एम एक्स, ठीक है, और उसके आगे लिखता हूँ एम एक्स के आगे यहाँ पर पॉजिटिव मूवमेंट जो है हमारा, यानी कि 44 लिख दिया, और निगेटिव मूवमेंट जो है मेरा वो कितना है, -39। वहाँ पर मैंने -39, ठीक है। यूनिट इसकी किलो न्यूटन मीटर है, ठीक है। तो वो भी साथ साथ लिख देता हूँ, किलो न्यूटन और मीटर, ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। ये मैंने एम एक्स लिख दिया। अब इसी तरह मैं क्या देखने वाला हूँ, एम वाई देखने वाला हूँ, ठीक है। तो
मैं आपको मूवमेंट भी बताऊंगा कि पॉजिटिव नेगेटिव मूवमेंट कौन सा होता है, ठीक है। मैंने फाउंडेशन सेलेक्ट की, फिर से मैं रिजल्ट में जाऊंगा, सॉरी रिपोर्ट में जाऊंगा और प्लेट रिजल्ट पे जाऊंगा और प्लेट स्टेटस पे जाऊंगा। अब के मैं एम वाई सेलेक्ट किया फ्रेंड्स, पहले एम एक्स किया था, एम वाई यानी मूवमेंट दूसरी डायरेक्शन का, ठीक है। दोनों डायरेक्शन का मूवमेंट हमें देखना है। यहाँ से मैं फिर से वही प्रोसेस सेम करूँगा जो आपको मैंने बताया था इससे पहले, ठीक है। सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। अब मैं एम वाई में देखूंगा 40 प्लस है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे 40 एम वाई में 40 है, और नीचे अगर मैं देखता हूँ तो मूवमेंट मेरा कितना है 46 माइनस में, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 40 प्लस में है मेरा भाई, ठीक है। और माइनस में जो है वो भी वो कितना है 46, ठीक है। ये मैंने दोनों लिख दिए, और यहाँ पर यूनिट जो है मैं सेम कॉपी करके यहाँ पर लिख देता हूँ, यूनिट हमारी सेम है। ये मेरा एम वाई था, ठीक है। मेरा मूवमेंट कंप्लीट हो गया। अब मैं शेयर चेक करूँगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं आपको अभी मूवमेंट बताने वाला था कि मूवमेंट क्या क्या होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव क्या होता है और निगेटिव क्या होता है। तो आप करेंगे शिफ्ट और टी, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट टी जब करेंगे तो प्लेट की डायरेक्शन शो हो जाएगी फ्रेंड्स। तो आप देखोगे एक्स कौन सी है, यानी ये डायरेक्शन है आपकी, वाई कौन सी है, ये डायरेक्शन है। तो आपने शॉर्ट डायरेक्शन का भी मूवमेंट ले लिया और लॉन्ग डायरेक्शन का भी मूवमेंट ले लिया, ठीक है। दोनों ही रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं ना, एक्स में भी और वाई में भी, यानी जेड या वाई आप समझ लीजिए, स्टैड में वो जेड होता है लेकिन यहाँ पर ये प्लेट के केस में वाई दिखाता है आपको। तो दोनों ही केस का हमने मूवमेंट चेक कर लिया है। इसी तरह दोनों ही केस का शेयर चेक करेंगे, लेकिन शेयर कैसे चेक करते हैं फ्रेंड्स, शेयर जो हम चेक करेंगे वो एक प्लेट छोड़ के करेंगे, यानी जो आपकी डेप्थ होती है फाउंडेशन की, आप जानते हो जब शेयर चेक करते हो तो वो इफेक्टिव डेप्थ, यानी कि जो आपकी डेप्थ है उसमें से कवर माइनस करके और इन्फोर्समेंट का हाफ डाया माइनस करके वो आपका इफेक्टिव डेप्थ कहलाती है। इफेक्टिव डेप्थ आपको वहां से छोड़नी है जहां से आपकी जो भी वॉल है, आप यहाँ पर हमारी यहाँ पर वॉल खड़ी है ना, आउटर आउटर एक प्लेट हमने बाहर के लिए छोड़ी हुई है, यानी मैं आपको दिखा देता हूँ, इतनी प्लेट इतना पोर्शन हमने बाहर छोड़ा हुआ है, ठीक है। ये और इधर से मैं करता हूँ तो इधर से भी ये पोर्शन बाहर छोड़ा हुआ है। ये वाली हमारी प्लेट है, यहाँ पर सॉरी यहाँ जो है हमारी वॉल है, ठीक है। वो 300 mm की मैं वॉल ली है, यानी वॉल का 300 mm का पोर्शन, और उस 300 यानी इधर आधा इधर हुआ आधा हुआ, 150 इधर 150 इधर, और प्लस कवर माइनस करना है मुझे। तो मैं कम से कम एक प्लेट छोड़ूंगा फ्रेंड्स, ठीक है। मिनिमम एक प्लेट छोड़ेंगे, यानी जो हमारी वॉल है उसके इस साइड भी और इस साइड भी एक प्लेट छोड़ के बाकी जितनी प्लेट्स बचेंगी उसका हम शेयर चेक करेंगे। प्लेट का कॉन्सेप्ट, अगर आपने फाउंडेशन डिज़ाइन की हुई है, आइसोलेटेड कंबाइंड कोई सी भी की हुई है, और उसमें आपने शेयर से पंचिंग शेयर या फिर आपके वन वे शेयर आपने चेक किया हुआ है, तो फ्रेंड्स आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा मुझे इस पर बात नहीं करनी है, इसलिए मैं यहाँ पर एक प्लेट छोड़ के ही हमेशा जो है वो रिजल्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। वॉल से एक प्लेट दोनों साइड से छोड़नी होती है कम से कम, तब आप मूवमेंट आप चेक कर सकते हो, क्योंकि मूवमेंट आपको फेस पे लेना होता है। तो मूवमेंट के लिए हम जो है एक भी प्लेट नहीं छोड़ते हैं, शेयर के लिए हमें छोड़नी होती है फ्रेंड्स। और मैं एक चीज़ ये बताने वाला था आपको, प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट, कि जो आप जेड देख रहे हो वो ऊपर प्लस है, यानी आप जेड जो है आपको ऊपर की तरफ शो हो रहा है, ठीक है। तो यानी आपका मतलब ये है कि यानी जो मूवमेंट है आपका वो ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है। आप हमेशा ऐसे ध्यान से आप जो है चेक कर सकते हो, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। अगर आप वॉल में है, वॉल में भी आप चेक कर सकते हो, और फाउंडेशन में भी चेक कर सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि मेरा प्लस कहाँ है, अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज प्लेट बनाई है, क्योंकि प्लेट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही बनाते हैं, तो आपका जेड ऊपर होगा, और क्लॉकवाइज बना दी है तो जेड नीचे चला जाता है, यानी कि जो निगेटिव मूवमेंट है वो ऊपर की साइड हो गया और जो पॉजिटिव मूवमेंट है वो नीचे की साइड हो गया। फ्रेंड्स, जब हम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं फाउंडेशन में तो दो तरह का रिइंफोर्समेंट करते हैं, बॉटम और टॉप, ठीक है। बॉटम में भी दोनों डायरेक्शन का एक्स और जेड, और टॉप में भी। तो टॉप में प्रोवाइड जब करेंगे फ्रेंड्स, जब टॉप में रिक्वायर्ड होगा, तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा मूवमेंट है वो बॉटम में है, ये टॉप का दे रहा है ना। हमें पता होना चाहिए कि टॉप में कहाँ है, बॉटम में कहाँ है। तो जो हमारा बॉटम का रेनफोर्समेंट है वो हमारा माइनस में है, और जो टॉप में है वो प्लस में है। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि जेड की डायरेक्शन ऊपर है, यानी जेड प्लस में है, तो प्लस यानी मूवमेंट हमारा प्लस वाला ऊपर हो गया, और निगेटिव जो है वो हमारा बॉटम का हो गया, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाह रहा था। ये चीज़ें बहुत ही कम इस इंटरनेट पे देखने को मिलती हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैं साथ साथ आपके वीडियो तो काफ़ी लेंदी हो जाती है मेरी, लेकिन उसमें बहुत ही अनमोल बातें मैं आपको दे के जाता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको यही कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाह रहा था। अब मैं शेयर चेक करता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। ये अभी फाउंडेशन का ही चल रहा है, उसके बाद हमारा वॉल का भी चलेगा। तो मैं एक एक प्लेट जो यहाँ से वो छोड़ देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। ये एक एक प्लेट पहले मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं बाई इनवर्स करूँगा, सिलेक्ट, बाई इनवर्स और प्लेट, ठीक है। ये मैंने एक एक प्लेट जो है ना, ये जो हमारी वॉल है यहाँ पर है, तो मैंने इस साइड से भी एक प्लेट और इस साइड से भी एक प्लेट, चारों साइड से एक एक प्लेट मैंने दोनों साइड की छोड़ दी है शेयर चेक करने के लिए। अब मैं इस प्लेट्स का शेयर चेक करूँगा, ठीक है। रिपोर्ट में जाऊँगा, यहाँ पे सेम प्रोसेस है। अब के मैं शेयर के लिए क्या करना है, मूवमेंट के लिए एम वाई एम एक्स करते थे, एम एक्स एम वाई, यहाँ पर एस क्यू एक्स और एस क्यू वाई करना है। ये हमारा शेयर है, टॉ वी की वैल्यू है हमारी, एक्स क्यू वाई, ठीक है। एस क्यू एक्स पे क्लिक करूँगा, सेम लोडिंग जैसे मैंने आपको बताया था,
ओके। अब आप देखेंगे SQX 0.066 है, ठीक है, पॉजिटिव में। और मैं नीचे देखता हूँ, आपको दोनों साइड देखना है, ऊपर भी नीचे भी। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है प्लस में और माइनस वाला। 0.066 यानी दोनों ही सेम है, 0.066 ऊपर भी था और 0.066 नीचे भी है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ SQX, यहाँ पर लिखता हूँ 0.066, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इसकी जो यूनिट होती है फ्रेंड्स, सॉरी पहले मैं निगेटिव भी लिख देता हूँ, माइनस के 0.066, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर mm², ठीक है, ये भी हमने साथ ही साथ लिख दी। अब क्या लिखता हूँ मैं, SQY। अब मैं SQY चेक कर लेता हूँ फ्रेंड्स, यानी कि शेयर वाई डायरेक्शन का। तो सेम प्रोसेस है, पोस्ट प्रोसेसिंग में जाएंगे, पोस्ट प्रोसेसिंग में जाना मस्ट है, तभी आप यहाँ पर रिजल्ट पे जा पाएंगे, नहीं तो रिजल्ट आपको मेन्यू बार में शो ही नहीं होगा, ठीक, सॉरी रिजल्ट नहीं, रिपोर्ट, ठीक है। आपको फिर यहाँ पर प्लेट रिजल्ट पे जाना है, प्लेट स्टेटस पे जाना है और SQY पे क्लिक करना है आपके फ्रेंड्स। पहले SQX पे क्या था, आपके SQY पे करना है। और यहाँ लोडिंग में आपको फैक्टेड लोडिंग ही सिलेक्ट करनी है सिर्फ, ठीक है, और ओके कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे SQY में 0.047 और नीचे माइनस में 0.027, देखिए यहाँ पे वेरिएशन आ गया, 0.047 0.027, काफ़ी वेरिएशन है। 0.047 और माइनस के 0.027, ठीक है। ये हमने अपनी स्ट्रेसेस लिख ली है फ्रेंड्स। ये हमारी काय की स्ट्रेसेस है, मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ इतना से, ये ब्लू या सॉरी हाँ, ये मैंने येलो कलर यहाँ पर मार्क कर दिया है। ये मेरा फाउंडेशन के लिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फाउंडेशन स्ट्रेसेस, ठीक है, मैं यहाँ पर फाउंडेशन स्ट्रेसेस लिख देता हूँ। अब जो नीचे लिखने वाला हूँ मैं, वो मैं लिखने वाला हूँ जो मेरी वॉल है उसकी स्ट्रेसेस। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ MX MY, ठीक है, और SQX SQY। सेम प्रोसेस है, सेम हमें करना है, ठीक है। तो अब मैं जाता हूँ अपनी वॉल्स पे, ठीक है। तो वॉल मैंने सेलेक्ट कर ली है, सिर्फ वॉल ही सिलेक्ट की है, फाउंडेशन अब के मैंने नहीं की। सबसे पहले मूवमेंट चेक करना है। तो मूवमेंट तो फ्रेंड्स मैंने आपको देखिए, वॉल में भी आप चेक कर सकते हो, मैंने आपको बताया था कि आपका पॉजिटिव निगेटिव कहाँ पर है। आप देख सकते हो इजीली कि कहाँ पर आपका पॉजिटिव है। जहाँ आपका जेड है वो आपका पॉजिटिव है, जिस डायरेक्शन में आपका जेड है, जेड आपका अंदर की साइड है। तो अंदर की साइड जो आपका मूवमेंट आएगा, जो पॉजिटिव मूवमेंट आएगा वो अंदर वाला रेनफोर्समेंट आएगा, क्योंकि वॉल जो हमारी शेयर वॉल रिटेनिंग वॉल होती है उसमें भी दोनों तरह के, दोनों फेस पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो प्लस कहाँ करना है, माइनस कहाँ करना है, पॉजिटिव मूवमेंट कहाँ है, निगेटिव मूवमेंट कहाँ है, आप वैसे कैलकुलेट कर सकते हो। जो आपका पॉजिटिव मूवमेंट है आप उस साइड पर पॉजिटिव मूवमेंट का रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे कैलकुलेट करके जहाँ पर आपका पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैं दिखाना चाह रहा था। शिफ्ट टी से मैं वापस से इसे हाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो बहुत ही डिटेल में मेरी डिटेल वीडियो होती है फ्रेंड्स, टाइम तो लगता है, मुझे भी टाइम लगता है, मैं भी आपको टाइम देता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप आ रहे हैं चैनल पे तो आप कुछ सीख के जाएँ, ठीक है। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर मैंने पूरे ही वॉल्स को सिलेक्ट कर लिया, चारों को, ठीक है। और मैं अब चेक करूँगा पोस्ट प्रोसेसिंग में जाके, रिपोर्ट पे जाके मूवमेंट चेक करूँगा। मूवमेंट में हम कुछ नहीं छोड़ते, मैंने आपको बताया था, एक भी प्लेट नहीं छोड़ते। MX और जो भी मेरे फैक्टर्ड लोड कॉम्बिनेशन है इनको मैंने सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पर देखूँगा MX 44 और नीचे हम देखूँगा माइनस में 41, ठीक है, ये मेरा MX है। तो यहाँ पर 44 और माइनस में मेरा यहाँ पर 41, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया मूवमेंट। और उसके बाद अब के मैं दूसरी डायरेक्शन का मूवमेंट देखूंगा, फिर रिपोर्ट पे जाऊंगा, फिर से मैं अब के मैं क्या करूँगा, MY, पहले MX देखा था, आपके MY पे क्लिक किया। जो भी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे वही रिजल्ट आपको यहाँ पर चेक करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब क्या आपने यहाँ पर MY लिया 41, MY 41 है, और यहाँ आप देखेंगे -44, 41 और -44, तो यहाँ पर लिखेंगे 41 पॉजिटिव है आपका मूवमेंट और -44 निगेटिव है। पॉजिटिव आपका अंदर की साइड है, मैंने आपको अभी दिखाया था, और निगेटिव आपका बाहर की साइड वाला मूवमेंट है। तो दोनों ही रेनफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करने होते हैं, दोनों ही फेस पे वॉल के आपको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने होते हैं। तो जो जहाँ पर मूवमेंट आ रहा है उसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब आप शेयर चेक करते हैं। तो शेयर के लिए मैंने आपको बताया था जितनी भी वॉल की डेप्थ है आपकी, ठीक है, वहाँ पर फाउंडेशन की डेप्थ थी, क्योंकि फाउंडेशन डिजाइन करने वाले थे। यहाँ पर वॉल की डेप्थ आपकी 300 mm है। 300 mm से अगर आप इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करें ये, तो कम से कम आपकी 256 नहीं 254 आपकी जो है 254 mm आपकी डेप्थ आएगी, इफेक्टिव डेप्थ। अब इफेक्टिव डेप्थ आपको छोड़नी पड़ेगी, कहाँ से छोड़नी पड़ेगी, नीचे से छोड़नी पड़ेगी, बॉटम से, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर 500 है तो हम छोड़ नहीं सकते फ्रेंड्स, क्योंकि अगर हम छोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी। या तो आप ऐसे करेंगे
400 के आसपास आ रही होती तो 100 mm तक हम कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, मैनेज कर लेते हैं, तो फिर हम छोड़ सकते थे, है ना। 500 mm की प्लेट है हमारी, तो छोड़ सकते थे, या फिर ऐसा करते कि प्लेट ही हम 250 mm की बनाते। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पहले ही ध्यान रखनी है। तो आपको जो है इफेक्टिव डेप्थ की बराबर ही प्लेट की जो है वो छोड़नी है, उससे ज़्यादा नहीं छोड़नी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें प्लेट नहीं छोड़ेंगे, ऐसे ही चेक करेंगे, हो सकता है शेयर हमारा कंट्रोल होगा, नहीं होगा तो फिर कोई दूसरा रीज़न ढूंढेंगे, जो अपनी वॉल्स हैं, वॉल की थिकनेस बढ़ाएंगे या कुछ करेंगे। ठीक है, तो आपके शेयर चेक करते हैं इन वॉल्स का। SQX पे क्लिक किया मैंने, लोडिंग में फिर वही फैक्टर्ड लूँगा और यहाँ पर ओके कर दूँगा। ठीक है, आपने देखा यहाँ पर SQX ये आएगा 0.22 पॉजिटिव है और निगेटिव 0.289। ठीक है, तो यहाँ पर 0.289 ये हमारा नेगेटिव। ठीक है, ये हमने यहाँ पर SQX लिख दिया। अब क्या हम SQY लेने वाले हैं। ठीक है, तो सेम वैसे ही जाना है आपको, फिर रिपोर्ट, प्लेट रिजल्ट और यहाँ पर SQY। ठीक है, और यहाँ से कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करने हैं, किन कॉम्बिनेशन के लिए चेक करना चाह रहे हैं आप, फैक्टर के लिए करना है, ओके। ठीक है, आप ये देखेंगे, पहले आप सबसे पहले देखेंगे 7 प्लेट का नंबर भी देता है यहाँ पर कि मैक्सिमम जो आपका शेयर आ रहा है या मूवमेंट आ रहा है किस प्लेट नंबर में आ रहा है, लोड केस आपका कौन सा है, 8 क्रिटिकल दिखा रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे SQY 0.28। ठीक है, और नीचे देखेंगे 0.28 था और नीचे है हमारा 0.36। ठीक है, यहाँ पर लोड केस चेंज हो गया, देखिए यहाँ पर 9 हो गया क्रिटिकल। तो अलग अलग केस में अलग अलग होगा, क्योंकि बाहर की साइड सॉइल है। ठीक है, बाहर से सॉइल का प्रेशर लग रहा है, तो जो बाहर वाला फेस है वहाँ पे जो रेनफोर्समेंट है वो आपको जो है 9 दिखा रहा है, वहाँ पर वो क्रिटिकल दिखा रहा है। और अंदर पानी है, वाटर है हमारा, तो उसका लोड केस 8 है, क्योंकि डेड के साथ हमने वाटर भी लिया है और डेड के साथ जो है वो हमने सॉइल प्रेशर भी लिया है। तो आप देख रहे हैं कैसे ये चेंज हो रहा है लोड केस। अगर आप बाहर वाले फेस का चेक कर रहे हैं, यानी आप माइनस में चेक कर रहे हैं, बाहर वाले फेस का चेक कर रहे हैं, तो वो 9 दिखा रहा है आपको। ठीक है, डेड के साथ सॉइल, क्योंकि सॉइल बाहर से प्रेशर लग रहा है। और आप वाटर का यानी कि प्लस में देख रहे हैं, मूवमेंट अंदर की साइड से देख रहे हैं, प्लस हमारा अंदर वाला फेस है, मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पर आपका डेड के साथ वाटर दिखा रहा था, 8 केस दिखा रहा था, लोड केस 8। तो वो भी आप यहाँ से लोड केस चेक कर सकते हैं कौन सा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर प्लेट नंबर दिखा रहा है आपको 112, कि प्लेट नंबर 112 आपका मैक्सिमम जो शेयर है वो आ रहा है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है मैं एक बार देख लेता हूँ फिर से। SQY मेरा 0.28 पॉजिटिव, 0.28 और 0.36, तो मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ 0.28, सॉरी 0.28 और 0.36। ठीक है, -0.36। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब मैं यहाँ पर इसकी यूनिट आप जानते ही हैं, ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। ठीक है, तो मैं बार बार टाइम ख़राब नहीं करना चाह रहा, यूनिट देके ऑलरेडी आप दे चुका हूँ, आप समझ जाइए कौन सी क्या यूनिट है। ठीक है, ये हमारा जो है ये हमारी वॉल्स हैं, यानी वॉल्स स्ट्रेसेस। ठीक है, ये वॉल्स के स्ट्रेसेस है। अब जल्दी जल्दी सीख लेते हैं कि कैसे हम इनसे रेनफोर्समेंट फाइंड आउट करेंगे। फ्रेंड्स, मेन हमारा यही है, हम सब कुछ इतना सब कुछ काम धाम जो करते हैं, इतना एनालाइज करते हैं, वो क्यों करते हैं, हमें फाइनली रेनफोर्समेंट चाहिए और थिकनेस चाहिए। थिकनेस तो हमारी फाइनल होगी एक तरह से, अगर हमारा रेनफोर्समेंट जो है वो एक्सीड करेगा, रेनफोर्समेंट ज़्यादा आएगा, ठीक है, शेयर में पास नहीं होंगे, तो हम फिर थिकनेस या डेप्थ बढ़ाते हैं। तो ऑलरेडी मैं ज़्यादा लेके चला हूँ ताकि हमारी वीडियो थोड़ी सी छोटी हो जाए, ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, तो आपके केस में अगर ज़्यादा ही थिकनेस कम है तो आप थोड़ी थोड़ी करके बढ़ाइए, पहले आप कम रखिए, फिर उससे थोड़ा बढ़ाइए, फिर उससे थोड़ा बढ़ाइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मेरा मूवमेंट है उसमें मैक्सिमम मूवमेंट कौन सा है चारों में। पहले मैं मैक्सिमम के लिए एनालाइज करता हूँ। ठीक है, अगर उसमें भी मिनिमम रेनफोर्समेंट आ रहा है, मैं मैक्सिमम के लिए कर रहा हूँ, उसमें भी मिनिमम आ रहा है, तो फिर मैं सभी में वही प्रोवाइड करूँगा, तो मैं क्यों बार बार कैलकुलेशन करूँ। तो यहाँ पर 44 मैक्सिमम है, सॉरी 46 मैक्सिमम है, तो 46 के लिए अगर जो रेनफोर्समेंट आ रहा है वही मैं अंदर भी प्रोवाइड कर दूंगा, अंदर वाले फेस पे, और वही बाहर वाले फेस पे कर दूंगा, यानी मैक्सिमम ही तो लेके चल रहा हूँ, मिनिमम तो नहीं चल रहा। इसी तरह शेयर में, शेयर भी मैं आपको वैसे ही करूँगा। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि जो मेरा मूवमेंट है उससे मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ। तो आप जानते हो MU/BD² फार्मूला होता है, वो के की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, उससे हम फिर टेबल से चेक करते हैं। जो IS 456 कोड है उसमें एक टेबल दी गई है, सॉरी SP16 और SP16 में भी दी गई है। SP16 में टेबल दी गई है, वहाँ पर M25 अगर आप मिक्स ले रहे हैं कॉन्क्रीट का, तो उसके अकॉर्डिंग के की वैल्यू वहाँ पर दी गई होती है, और उसी के जस्ट सामने, उसी की रेस्पेक्ट में जो है वो परसेंटेज ऑफ स्टील दिया गया होता है। तो वो मैं आपको भी पेज दिखाऊंगा कोड का कि कहाँ पर है कैसे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूले लगा लेता हूँ, इक्वल्स टू MU/BD²। तो मूवमेंट मेरा कौन सा है, 46 है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 46। ठीक है, मल्टीप्लाई, फैक्टर है, फैक्टर लेने की जरूरत नहीं है, हमने ऑलरेडी फैक्टर लिया है। अगर हम अनफैक्टर लोड केस से लेते तो यहाँ पर 1.5 का फैक्टर लगाते। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁶। ठीक है, 10⁻⁶।
6, यानी कि हमारा जितने भी हम यूनिट ले रहे हैं वो न्यूटन और एमएम में ले रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो मूवमेंट है वो किलो न्यूटन और मीटर में है, तो इसलिए हमने इसे मल्टीप्लाई करा दी 10⁶ से। ये चीज़ क्लियर है आपको? ठीक है, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट बना दिया, ये मेरा एम यू हो गया, मूवमेंट हो गया, एम यू अपॉन बी डी स्क्वायर। अब नीचे हमें बी डी स्क्वायर और करना है, तो बी जो हम लेंगे यहाँ पर वो कितना लेंगे, यानी पर मीटर के लिए हम जो है कैलकुलेट करते हैं तो 1000 ले लेंगे। ठीक है, पर मीटर के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, यानी 1 मीटर में कितना रेनफोर्समेंट आएगा उतना ही हम हर एक मीटर में देंगे। तो एम यू अपॉन बी डी स्क्वायर, बी हमने पर मीटर यानी 1000 ले लिया, इंटू डी स्क्वायर यानी डी जो लेंगे डेप्थ लेंगे, काय की कर रहे हैं कैलकुलेशन, फाउंडेशन की कर रहे हैं। फाउंडेशन की डेप्थ कितनी ली थी हमने, 800 mm। 800 mm में हम 800 नहीं लेंगे, इफेक्टिव डेप्थ लेंगे। तो इफेक्टिव जो होगी कवर माइनस करके, रेनफोर्समेंट का डाया माइनस करके, वो सब माइनस करके 735 होगी। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 735 आप देख रहे हैं सभी मैं mm में ले रहा हूँ, इसलिए मैंने ऊपर मूवमेंट के साथ 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दी। 735 का स्क्वायर करना है, इसलिए मैं 2 जगह लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 735, 735 बाई 735। ठीक है, और मैंने यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, सॉरी 735 और मल्टीप्लाई 735। ठीक है, ये मेरा जो है फॉर्मूला लग गया, और मेरी जो वैल्यू आई है 0.08 आई है। ये काय की वैल्यू है फ्रेंड्स, ये के की वैल्यू, के का फॉर्मूला था के इक्वल टू एम यू अपॉन बी डी स्क्वायर। अब ये वैल्यू मैं सेम यहाँ पर मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ, यही चीज़। ठीक है, ये मैं वॉल के लिए करने वाला हूँ मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करता हूँ इक्वल्स टू, जो मैक्सिमम मूवमेंट है वॉल के लिए वो ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर 44 है। ठीक है, 44 ही दिखाई दे रहा है मुझे, तो मूवमेंट लिखता हूँ मैं 44 मल्टीप्लाई बाई 10⁻, यानी 10⁻⁶। ठीक है, एक ये हमारा हो गया, मूवमेंट हो गया ये हमारा। अब इस केस में जो हमारा वॉल का केस है, इसमें अब एम यू अपॉन, ठीक है, अपॉन किया बी डी स्क्वायर, बी तो सेम रहेगा 1000। ठीक है, और डी जो होगा वो डी चेंज हो जाएगा हमारा। ऊपर जो था वो 800 था, यहाँ पर तो हमारी डेप्थ सिर्फ 300 ही है, तो 300 में से अगर हम क्लियर कवर माइनस कर देते हैं और आधा डाया यानी 46 mm माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना बचता है, यहाँ पर हमारा बचता है 300 में से 46 कम कर देते हैं तो 254, हाँ 254 mm हमारा बचता है। ठीक है, तो 254 मल्टीप्लाई बाई 254। इफेक्टिव डेप्थ मैंने वॉल की ले ली यहाँ पर, वहाँ पर फाउंडेशन की ली थी। ठीक है फ्रेंड्स, फाउंडेशन का कवर भी ज़्यादा होता है, वॉल का कवर भी कम होता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाह रहा था। तो एम यू अपॉन बी डी स्क्वायर, सेम फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया है, स्क्वायर था तो 2 जगह लिख दिया है, डी को मल्टीप्लाई 2 जगह करा दिए, और जो हमारी ये वैल्यू आई है यहाँ पर के की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा आ गई है। ठीक है, वो भी हम यहाँ पर चेक करेंगे इसकी रेस्पेक्ट में कि कितना रेनफोर्समेंट है, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, एकदम ठीक है ये। ठीक है, ये हमारी के की वैल्यू आ गई। इस के की वैल्यू से परसेंटेज ऑफ स्टील यहाँ पर लिखने वाले हैं, परसेंटेज ऑफ स्टील। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम परसेंटेज ऑफ स्टील यहाँ पर लिखने वाले हैं। अब वो कैसे लिखने वाले हैं, के की वैल्यू के अकॉर्डिंग, जो भी हमारी परसेंटेज ऑफ स्टील आएगी उसी से रेनफोर्समेंट निकलेगा हमारा, और शेयर में भी चेक करेंगे। तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये SP16 का पेज है, आप चेक करोगे तो पेज नंबर यहाँ पर 49 है, अगर आपको दिखाई दे रहा है 49 है। आप देख रहे हो मिक्स जो मैंने लिया है M25 लिया है, और जो मेरा रेनफोर्समेंट है वो 500 है। ठीक है, उसकी यील्ड स्ट्रेंथ जो है 500 है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ मेरी जो वैल्यू है वो क्या क्या आई है। मेरी वैल्यू के की वैल्यू आई है, एक जगह 0.08, एक जगह 0.68। ठीक है, तो 0.08 अगर मैं देखता हूँ तो 0.08 तो फ्रेंड्स इसमें है ही नहीं। ठीक है, ये है हमारी के की वैल्यू। आप यहाँ पर देखोगे ऊपर लिख रहा है एम यू अपॉन बी डी स्क्वायर, ये आप कोड में मिल जाएगा आपको, SP16 में आप चेक करोगे पेज नंबर कितना बताया 49 में। तो यहाँ पर आप देखोगे मूवमेंट की एम यू अपॉन बी डी स्क्वायर की वैल्यू, के की वैल्यू यहाँ पर है, तो 0.06 है ही नहीं फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, मिनिमम रेनफोर्समेंट देंगे वहाँ पर। ठीक है, अब क्या होता है आपका, एक चीज़ और है। ठीक है, ये हमारा मूवमेंट हो गया। अब क्या है, अब मुझे दूसरी वाली वैल्यू चेक करनी है, तो दूसरी वाली वैल्यू मेरी क्या है फ्रेंड्स, वो भी देख लेते हैं। 0.68 है। ठीक है, तो 0.68 कहाँ है हमारा, कहीं यहाँ पर है, 0.65, 0.7, तो हम कम वाली ना लेके ज़्यादा ही ले सकते हैं हम। ठीक है, 0.6 की ना लीजिए तो 0.7 ले लीजिए। ठीक है, 0.7 पे आपकी क्या है वैल्यू, 0.16। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो 0.16 है ये परसेंटेज ऑफ स्टील है आपकी। ठीक है, ये आपकी परसेंटेज ऑफ स्टील। हम यहाँ पे क्यों देख रहे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं देख रहे, क्योंकि ये 500 के लिए है, यहाँ पर 415 के लिए। ये आपकी रेनफोर्समेंट की ग्रेड है, उसी की अकॉर्डिंग आपको देखना है, जो भी आपकी ग्रेड है जिसके लिए डिज़ाइन कर रहे हो आप, उसके लिए देखना है आपको। तो 0.7 पे के की वैल्यू 0.7 पे जो मेरा रेनफोर्समेंट की परसेंटेज ऑफ स्टील है वो 0.16 है।
ठीक है, 0.16। फ्रेंड्स मैं ये जो मेरे पेजेस हैं इसके जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, या मैं अपने ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप है, आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप कोड में भी देख सकते हैं, कोड में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0.16 में यहाँ पर परसेंटेज ऑफ स्टील लिख लेता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर 0.16 ये मेरी परसेंटेज ऑफ स्टील आ गई, और यहाँ पे जो होती है मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, क्योंकि ये वैल्यू है ही नहीं, बहुत ही कम वैल्यू है के की वैल्यू। तो मिनिमम जो हम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे वो 0.12% कर देंगे। ठीक है, 0.12% मिनिमम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, यानी इससे कम हम नहीं करते। ठीक है, ये मेरा आ गया फाउंडेशन के लिए मिनिमम रिइंफोर्समेंट 0.12, और जो मेरा वॉल के लिए आया वो आया 0.16। ठीक है, अब मैं शेयर के लिए चेक करूंगा शेयर में कितना रिइंफोर्समेंट आ रहा है, शेयर में सेफ है या नहीं है। तो शेयर हमारा कितना है, मैक्सिमम शेयर 0.06 जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, हाँ 0.06। तो शेयर के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, शेयर के मेरा ये पेपर है। ठीक है, ये शेयर के लिए मेरी इमेज है 0.06। तो आप ये देख रहे हो यहाँ M25 के लिए है ना, M25 के लिए चेक कर रहे हैं हम। तो M25 का जो शेयर स्टार्ट हो रही है वो 0.1 से हो रही है फ्रेंड्स। ठीक है, और हमारा कितना था शेयर 0.06। ठीक है, यानी हम शेयर में भी पास हैं। यानी कि अगर शेयर आपकी ज़्यादा आ रही होती, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ का 0.3 आ रही होती, तो आप उसके सामने ये देखते, ये आपका परसेंटेज ऑफ स्टील है। आपको दिखाना बता रहा हूँ कैसे चेक करते हैं। ये टेबल भी आपको SP 456 में मिल जाएगा, जो कॉन्क्रीट का कोड है, सॉरी IS 456 जो हमारा कॉन्क्रीट डिजाइनिंग का फोर्स कोड है, उसमें आपको ये टेबल मिल जाएगी। इतनी डिटेल्ड टेबल तो नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि उन्होंने जो बनाया इतना मार्जिनल से नहीं बनाया। उन्होंने जैसे आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर 0.02%, उसके बाद 0.26, उसके बाद 0.48 ऐसे बनाया। ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल टेबल है, तो इसमें हम इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम शेयर में भी पास है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके आगे जो रिइंफोर्समेंट है वो उसमें अवेलेबल ही नहीं है शेयर, तो वहाँ भी हम मिनिमम देंगे। यानी कि ये हमारा कंफर्म हो गया कि जो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं इन्फोर्समेंट, ये ठीक है, ये मिनिमम ठीक है, क्योंकि शेयर से भी मिनिमम आ रहा है और मूवमेंट से भी आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो मूवमेंट से तो यहाँ पर 0.16 है, आप शेयर से देखते हैं 0.28 मैक्सिमम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, 0.28 मैं यहाँ पर देखता हूँ 0.28, ये मेरा 0.28 चेक करता हूँ। M25 के केस में 0.28 ये है फ्रेंड्स 0.28। तो 0.28 के पैक्ट में अगर मैं रेनफोर्समेंट देखता हूँ तो 0.14, यानी परसेंटेज ऑफ स्टील जो है वो 0.14 आ रही है। तो मैं यहाँ पर मैंने कितनी ली हुई है 0.16, यानी मूवमेंट से मेरी 0.16 है और शेयर से जो है 0.14 है। ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग है। शेयर से ये जो था हमारा ये मूवमेंट से था। ठीक है, ये मूवमेंट से था, ये शेयर से है। ठीक है, तो हम इन दोनों में जो भी ज़्यादा होता है, यानी मूवमेंट और शेयर में जो भी ज़्यादा परसेंटेज है वही आप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि हम 0.16 करेंगे। तो फाइनल हो गया, मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, फाइनल जो परसेंटेज हुई हमारी ये हो गई। ठीक है, फाउंडेशन के लिए ये हो गई 0.12% और वॉल के लिए 0.16। अब इससे कैलकुलेट करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमेशा जो स्टडी प्रो में हम डिजाइन करते हैं बीम और कॉलम, तो वो हमें रेनफोर्समेंट कैसे देता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में देता है ना, उससे फिर हम नंबर ऑफ बार कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इक्वल्स टू मेरी परसेंटेज ऑफ स्टील, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज ऑफ स्टील मल्टीप्लाई बाई मेरी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। ठीक है, कितनी है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 800 mm। 800 में मैं हमेशा क्या करता हूँ फ्रेंड्स, सबका अपना अपना तरीका होता है, मैं जो इफेक्टिव डेप्थ होती है उसी से करता हूँ। तो 735 मेरी इफेक्टिव डेप्थ है। ठीक है, 735, ये मैंने 735 लिखा और इसके आगे फ्रेंड्स 1 0 और लगा लिया परसेंटेज के लिए। ठीक है, तो मेरी जो रेनफोर्समेंट आ गया 882 mm स्क्वायर। अगर मैं 8.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 8.2, ठीक है, ये जो है मेरा इन्फोर्समेंट mm स्क्वायर है और ये जो है मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर है। बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मेरे चैनल जो टेलीग्राम चैनल है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, बार बार बोल रहा हूँ, और कमेंट में भी पूछ सकते हैं। कोई डाउट क्लियर, कोई भी डाउट आपका नहीं रहना चाहिए, वो मैं चाहता हूँ कि क्लियर हो जाए जब आप टाइम दे रहे हैं तो। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी आ गई। ठीक है, अब मैं वॉल के केस में आपको बताता हूँ। वॉल का भी सेम ही है 0.16, तो मैं इक्वल्स टू 0.16 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टील। इस परसेंटेज ऑफ स्टील से सेंटीमीटर स्क्वायर में रेनफोर्समेंट निकालने के लिए क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। परसेंटेज ऑफ स्टील मल्टीप्लाई बाई जो भी आपकी डेप्थ ऑफ वॉल है। यहाँ पर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन थी, फाउंडेशन कर रहे थे, यहाँ पर वॉल की डेप्थ कितनी 300 mm, इफेक्टिव डेप्थ कितनी 254 mm, 254 मैंने यहाँ पर ली, और 1 0 ऐड के लिए परसेंटेज के लिए, यानी जो मेरा ये परसेंटेज थी, परसेंटेज से मैं जो है वो mm स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाल रहा हूँ। तो यानी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आ गया हमारा, ये mm स्क्वायर है
और यहाँ पर जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखा फ्रेंड्स, कैसे हमने सेकंड पार्ट में पूरा एनालाइज करके डिज़ाइन भी कर दिया अपना। थोड़ा सा मैनुअली करना होता है, 100% स्टेट प्रो नहीं करके देगा आपको सब कुछ, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बहुत ही ईजी, बहुत ही सरल तरीका आपको बताया। बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स ये तरीका, ठीक है। कैसे हमने रेनफोर्समेंट फाउंडेशन का भी निकाल लिया, फाउंडेशन को भी डिज़ाइन कर लिया और वॉल को भी कर लिया। हाँ, अगर रेनफोर्समेंट बहुत ज़्यादा आ रहा होता है यहाँ पे आपको, ठीक है, आप प्रोवाइड ही नहीं कर पाते, तो आपको क्या करना था, फिर आपको डेप्थ बढ़ानी थी। अगर फाउंडेशन में ऐसा हो रहा है तो फाउंडेशन की, और वॉल में अगर ऐसा हो रहा है तो वॉल की डेप्थ बढ़ानी थी। हाँ, क्रैक विड्थ से रिलेटेड अगर आप वीडियो चाह रहे हो तो क्रैक विड्थ से रिलेटेड भी मैं वीडियो लेके आऊँगा। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको क्रैक विड्थ सीखना है, नहीं सीखना है, क्या है, तभी मैं वीडियो लेकर आऊँगा, है ना। तो यहाँ पर आपका रेनफोर्समेंट जो आया है वो 8.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फाउंडेशन में आया है। तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं रेनफोर्समेंट। मैं फार्मूला लगा देता हूँ, इक्वल्स टू, अगर मैं 10 का डाया यूज़ करता हूँ तो 0.78, ठीक है, 0.78 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है, और डिवाइड बाई आपकी जो भी रेनफोर्समेंट है। तो आपका यहाँ पर अगर आप 10 का यूज़ करते हैं, क्योंकि 10 का एरिया कितना होता है, 0.78 होता है, मैंने वही लिखा है यहाँ पर। 10 का जो एरिया होता है 0.78 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो आप यूज़ कर सकते हैं 10 डाया, ठीक है। और स्पेसिंग कितनी आ गई आपकी, आ गई 95। तो आप 95 ना लेके 90 ले सकते हैं, 90 mm, ठीक है, 90 mm सेंटर टू सेंटर। ये आप स्पेसिंग आप ले सकते हैं। दोनों साइड आपकी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमने मैक्सिमम मूवमेंट लेके किया है ना। अलग अलग साइड का था यहाँ पर हमारे पास, MX साइड का भी था, MY भी था, दोनों डायरेक्शन का था, टॉप बॉटम भी था। तो आप हमने मैक्सिमम कर लिया, तो टॉप में भी ये प्रोवाइड कर सकते हैं, बॉटम में भी ये प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमने मैक्सिमम सीखा है। इसी तरह आप वॉल में भी ये कर सकते हैं, यानी दोनों साइड में, दोनों फेज में आप ये प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी वर्टिकल बार्स जो है हमारे मेन होंगे, जो वर्टिकल बार्स हैं वॉल के केस में बता रहा हूँ, और जो हॉरिजॉन्टल है वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार्स होते हैं। इसी तरह आप ये फॉर्मूला लगा के इस जो सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका एरिया आया है वो सेम आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ एक बार कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं 0.78 डिवाइड बाई आपका जो भी एरिया है, तो यहाँ पर 1.9, और ये आपका 1.9 जो है आपका आगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।